हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। सो बेटा, आज लेकर आए हैं नई वीडियो जिसमें बात करेंगे सेक्शन सी को लेकर क्लास 10th के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 8 आएंगे और 8 में से 6 क्वेश्चन आपको करने होंगे। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। सो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। So dear students, this is the question number 26. The angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 60 degree. After the flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree if the aeroplane is flying at the constant height of 3600 meter. Find the speed of the plane in kilometer per hour. सो बेटा, सबसे पहले तो डायग्राम मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है। एग्जाम में डायग्राम नहीं आएगा तो आपको खुद से बनाना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आप समझिए डायग्राम को। पॉइंट ए पे एरोप्लेन है इनिशियली, और वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रहा है दैट विल बी द 60 डिग्री। तो वो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। अब उसने क्वेश्चन ने ये बोला है कि पॉइंट ए से पॉइंट सी तक एरोप्लेन को जाने में जो टाइम लगता है दैट विल बी द 30 सेकेंड। 30 सेकेंड का इसको टाइम लग रहा है। अब 30 सेकेंड में वो सी पर पहुंच गया है। सी पर पहुंचने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है दैट विल बी द 30 डिग्री। और जो हाइट है एरोप्लेन की, जो हाइट है दैट विल बी द 3600√3। तो वो अपनी कांस्टेंट हाइट से मूव कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम में मैंने क्या किया कि जो पीबी है ग्राउंड के पॉइंट से, पॉइंट पी से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है उसको मैंने एक्स ले लिया है, और बी से लेके वाई तक, डी तक मैंने वाई ले लिया है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में करना क्या है, जो एरोप्लेन की स्पीड है किलोमीटर पर आवर में बतानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो क्योंकि एरोप्लेन इनिशियल ए पे था और ए से सी तक पहुंच गया, तो ए से सी तक की डिस्टेंस यानी कि हम पहले वाई फाइंड आउट करेंगे। और जैसे ही मेरे पास वाई आ जाएगी तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगी, और टाइम आपको ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है 30 सेकेंड। तो उसी के हिसाब से हम उसकी स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सी द सॉल्यूशन। कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द ट्राइंगल PBA. In triangle PBA, you know very well that because the angle of elevation is 60 degree, so we apply the tan 60. सबसे पहले मैं इसके अंदर tan 60 अप्लाई कर रहा हूँ। that will be equal to AB upon PB. tan 60 की वैल्यू हमें सभी को पता है, √3 होती है। √3 इज इक्वल टू AB. AB क्या है? AB मुझे पता है कि जो उसकी हाइट है दैट विल बी 3600√3 अपॉन PB कितना है मेरे पास? x है। तो मैं यहाँ से पहले x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूँ। दैट विल बी 3600√3 अपॉन √3। तो यहाँ से हमने देखा कि जो x की वैल्यू मेरे पास आ गई दैट विल बी 3600। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। नाउ वी विल अप्लाई द tan 30 इन ट्राइंगल PCD। इन ट्राइंगल PCD में हमने क्या लगा दिया? tan 30 हमने यहाँ पे लगा दिया है, तो विच इज CD अपॉन PD। tan 30 की वैल्यू हमें सभी को पता है विच इज 1/√3 होती है, 1/√3। और CD क्या है मेरे पास? विच इज हाइट, अगेन 3600√3। एंड PD इज वॉट? PD हम क्या लेके चल रहे हैं? PD को हम यहाँ पे लिख सकते हैं PB प्लस BD। तो आप देख सकते हैं PD इज इक्वल टू PB प्लस BD। तो इसको मैं नोट कर देता हूं यहाँ पे। सो 1/√3 इज इक्वल टू 3600√3 अपॉन ये जो हमारे पास PB है, PB कितना है? x, यानी कि 3600, एंड प्लस BD है मेरे पास y। सो नाउ do the cross multiplication over here, which is 3600 plus y is equals to 3600√3 into √3। तो यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो द वैल्यू ऑफ y विल बी 3600√3 इंटू √3 इंटू 3 हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, और इस 3600 को मैं राइट साइड मूव ऑन करूंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -3600। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, तो मैंने 3600 को यहाँ पे कॉमन ले लिया है, विच विल बी 3 - 1 बचेगा। सो y इज इक्वल टू 3600 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 7200। तो 7200 मीटर हम कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू y निकाल ली है जो कि 7200 मीटर आई है। अब ये मेरे पास डिस्टेंस आ चुकी है B से लेकर D तक की,
और मेरे पास टाइम ऑलरेडी है, बिकॉज ए से लेकर सी तक का मूव करने का जो टाइम था वो 30 सेकेंड था, तो हम उसके लिए स्पीड निकाल सकते हैं। सो द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हमें सभी को पता ही है, ठीक है, काफी टाइम से हम ये फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो द स्पीड विल बी, स्पीड तो हमें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी हमने निकाली 7200 और अपॉन टाइम कितना है 30 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं ये तो मीटर में थी और टाइम मेरे पास सेकंड में है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, यानी कि हम ये कह सकते हैं 240 मीटर पर सेकेंड। बट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो जो हमें इसकी स्पीड निकालनी है दैट विल बी किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। सो बेटा स्पीड को अगर आपको डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये शॉर्टकट है 18/5, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 4 सा 20 5 8 सा 40, तो नाउ 48 इंटू 18 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 864 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को किया है, एंड आई होप कि क्वेश्चन सभी को अच्छे से क्लियर होगा। और बेटा अगर किसी को कोई भी डाउट आता है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जस्ट यू कैन डू इन द कमेंट बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसकी चॉइस में मिलेगा। सो देखते हैं फटाफट। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन जो कि आपको 26 की चॉइस में देखने के लिए मिलेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक इज अल्फा। तो देखिए सबसे पहले डायग्राम ऑलरेडी अगेन मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। जो पॉइंट P है, पॉइंट P इज व्हाट, यहाँ पे मेरा क्लाउड है, ठीक है, यहाँ पे बादल है। अब उसने ये कहा है इस बादल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है h मीटर अबव है ग्राउंड से, दैट विल बी द अल्फा, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। और नीचे एक पानी की लेक है, तो उस लेक में क्या है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसका बीटा है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड, जो क्लाउड की हाइट है इज दिस। तो क्लाउड की हाइट की जब हम बात करेंगे दैट विल बी द PR, जो कि इसमें डायग्राम में ऑलरेडी मैंने x एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। तो P से लेके R तक क्या है, x है, वो क्या है हाइट ऑफ द क्लाउड है। तो हमें सबसे पहले तो क्या फाइंड आउट करना है, ये हमने इसमें देख लिया है। वी हैव टू बी फाइंड आउट द x मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में जब आप डायग्राम बनाएंगे तो उसमें आपको प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ आप लेकर चल रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं जो PR है, PR यानी कि x मेरे पास क्या है, PR इज द हाइट ऑफ द क्लाउड। प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर थोड़ा सा, इससे एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। जो PR है वो क्लाउड की हाइट हो गई, जिसको मैंने x किया हुआ है, या इसको ऐसे लिख देते हैं PR that will be x is the height of the cloud. Now SM is equal to h मीटर। ये क्या है, h मीटर अबव है, ग्राउंड से h मीटर अबव एक पॉइंट है, वहां से हम एंगल ऑफ एलिवेशन दिखा रहे हैं इसका। और वी हैव टू बी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ PN, हमें PN निकालना पड़ेगा। तो PN को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, PR माइनस SM, PR में से SM माइनस कर देंगे, सो x माइनस h, तो PN मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। एंड नाउ वी हैव टू बी फाइंड आउट द QN, हमें QN लेना पड़ेगा। तो QN की वैल्यू क्या आ जाएगी, RQ प्लस RN। सो RQ विल बी इज व्हाट, x प्लस, और RN कितना है मेरे पास, h। दिस इज QN। सो नाउ अप्लाई द फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल PNS। ट्राइंगल PNS में हम लगाते हैं tan अल्फा इन ट्राइंगल PNS। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट विल बी PN अपॉन SN। सो tan अल्फा इज इक्वल टू PN कितना दे रखा है, PN हमने निकाल लिया है ऑलरेडी, विच इज x माइनस h, एंड अपॉन SN कितना है मेरे पास, SN को मैंने क्या है, विच इज इक्वल टू MR। यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ, SN इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू Y हमें दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे Y ले लिया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से। नाउ अगेन वी हैव टू बी अप्लाई द इन ट्राइंगल SNQ। SNQ में हमने लगाया विच इज tan बीटा। सो tan बीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट विल बी QN अपॉन
Sn. सो tan बीटा इज इक्वल टू Q1 कितना है हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट विल बी x प्लस एच, तो x प्लस एच अपॉन Sn कितना है यहाँ पर Sn. अगेन यू कैन सी द Sn इज इक्वल टू mr इज इक्वल टू y, सो दिस इज y. तो अभी क्या करें, सबसे पहले दोनों इक्वेशन हमारी बन चुकी हैं, सो इक्वेशन नंबर 1 अपॉन इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन 1 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया है, सो दैट विल बी tan अल्फा अपॉन tan बीटा इज इक्वल्स टू x माइनस वाई अपॉन x माइनस एच अपॉन वाई और x प्लस एच अपॉन वाई. y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, सो tan अल्फा अपॉन tan बीटा आ जाएगा मेरे पास, tan अल्फा अपॉन tan बीटा x माइनस एच अपॉन x प्लस एच. ओके, नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो x प्लस एच tan अल्फा is equals to x माइनस एच tan बीटा. तो करते हैं मल्टीप्लाई, तो x tan अल्फा प्लस h tan अल्फा इज इक्वल्स टू x tan बीटा माइनस h tan बीटा. सो सीधा प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना था क्वेश्चन में, अंदर हमें लेके आना है h tan बीटा प्लस tan अल्फा. तो आप देख सकते हैं कि h लेके आना है, तो h वाली वैल्यूज को हम एक तरफ कर लेंगे पहले. सो h tan अल्फा और h tan बीटा इसको मैं एक तरफ ले आता हूं. सो h tan अल्फा ये हो जाएगा प्लस h tan बीटा इज इक्वल टू x tan बीटा माइनस x tan अल्फा. यहां से मैंने h लिया कॉमन, जिससे आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू x यहां से कॉमन ले लेंगे tan बीटा माइनस tan अल्फा. So the value of x, because we have to be find out the height of the cloud and the height of the cloud is x, so the value of x will be h tan alpha plus tan beta upon tan beta minus tan alpha. So this is what, this is the height of the cloud which you have to be prove. तो हमें यही प्रूव करना था कि जो हाइट ऑफ द क्लाउड होगी वो क्या होगी, h tan alpha plus tan beta अपॉन tan beta minus tan alpha. ओके स्टूडेंट्स, सो बेटा आई होप कि अगेन क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 27 इन विच द लाइन सेगमेंट joining the point A 2,1 and B 5,-8 is trisected at the point P and Q such that P is nearer to A. क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लाइन सेगमेंट आपको दी है ए बी, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 2,1, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 5,-8. आपको सबसे पहले इसमें पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. और पी की जो कंडीशन दे रखी है, ये बता रखा है कि जो पी है वो ए के नियरर है, यानी कि ए के पास है. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू इफ द पी ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन. अब पी जो है अगर वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा तो आपको यहाँ से के की वैल्यू भी निकालनी है. तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिकॉज इट विल बी ट्राइसेक्टेड. ट्राइसेक्टेड का मतलब ये होता है इक्वल 3 पार्ट. तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, जो ए पी है, ए पी को भी लेट सपोज मैंने 1 कह दिया, पी क्यू को भी मैंने लेट सपोज 1 कह दिया, और क्यू बी को भी लेट सपोज मैंने 1 कह दिया. ठीक है, बिकॉज वी हैव टू बी फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निकालेंगे यहाँ से ए पी रेशो पी बी. जो ए पी रेशो पी बी होगा वो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा. ठीक है, और सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे ए क्यू रेशो क्यू बी. जो ए क्यू रेशो क्यू बी होगा दैट विल बी 2:1 हो जाएगा, क्योंकि ए क्यू क्या हो जाएगा, ए पी प्लस पी क्यू हो जाएगा. अब जब ए पी रेशो पी बी की बात की जाती है तो देखिए सबसे पहले हमने इसमें ये वाले रेशोज हमने क्यों फाइंड आउट करे, बिकॉज इट विल बी ट्राइसेक्टेड 3 इक्वल पार्ट में. तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला एक बार थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ कि लेट सपोज कि अगर कोई भी 2 पॉइंट है, लेट सपोज एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और एक लाइन दोनों को ज्वाइन कर रही है. लेट सपोज कि जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है, और सपोज कीजिए कि कोई पॉइंट सी इसके ऊपर लाई कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y. अब हमें क्या बताया गया है कि जो ए से लेके सी तक का रेशो है दैट विल बी m1, और जो सी से लेके बी तक का रेशो है दैट विल बी m2. अगर हमें इस कंडीशन में x के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो हम x कैसे निकालेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, और साथ ही साथ हमें y के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2.
सो बेसिकली जो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं दैट विल बी द फॉर्मूला, जिसमें क्या होता है कि एक पॉइंट किसी लाइन को दो रेशो में डिवाइड करता है, तो वहां से हम उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट को मैंने एज्यूम कर लिया, लेट पी जो है वो क्या है मेरे पास एक्स वाई है, ठीक है। और जो ए है, ए को मैं लिख लेता हूं यहाँ पर 2,1, जिसको मैंने क्या कह दिया है x1 और y1। सिमिलरली जो पॉइंट बी है मेरे पास दैट विल बी 5,-8, इसको मैंने कह दिया दैट विल बी x2 एंड y2। ये x2 और y2 में दे रखा है। तो सबसे पहले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, यानी कि जो P में हमें x कोऑर्डिनेट है, x को निकालने के लिए मैं इस वाले ही फॉर्मूले का यूज करने वाला हूँ, m1 x2। तो m1 के लिए हम क्या करें, जो रेशो है सबसे पहले हम ये वाला रेशो लेके चलेंगे 1:2, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू बी फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें ये वाला रेशो लेना है। तो जिसमें मैंने क्या कहा, इसको 1 को तो मैंने कह दिया m1 है, और जो 2 है इसको मैंने कह दिया m2 है, ठीक है। तो m1 की वैल्यू होगी मेरे पास 1, साथ ही साथ x2 क्या है मेरे पास 5 है, प्लस m2 इज वॉट, m2 मेरे पास 2 दे रखा है, ठीक है। और x1 कितना है, x1 है मेरे पास 2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 कितना है 1 और m2 कितना है 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 + 4/3 दैट विल बी 9/3। तो कितना आ गया, 3 3 9। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास 3 आ चुकी है। सिमिलरली अब हम फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू, m1 y2। तो m1 आप देख सकते हैं मेरे पास 1 है, m1 m2 अगेन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से लेके चल रहा हूँ मैं। सो m1 मेरे पास है कितना 1, x2 के y2 कितना है सॉरी -8, प्लस m2 कितना है मेरे पास 2 है, और y1 कितना है 1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -8 + 2/3। तो y इज इक्वल टू -6/3, 3 2 जा 6 -2। तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई -2। तो बेटा यहाँ से जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आपको देखने के लिए मिलेंगे 3, -2। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। सिमिलरली हमें निकालने हैं पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या करें, लेट सपोज मैंने अब की बार जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट को भी मैंने अगेन XY कह दिया है, ठीक है। और ये तो हमें दे ही रखा है, जिसको मैंने x1 y1 कह दिया, ये मेरा x1 है और ये मेरा y1 है। सिमिलरली जो पॉइंट मेरे पास B है वो मुझे दिया हुआ है 5, -8। अगेन आई एम सेइंग दिस इज x2 एंड y2, मैंने इसको x2 और y2 कह दिया है। बट अब बात आती है रेशो की, तो इसके अंदर जो हम रेशो लेके चलेंगे दैट विल बी AQ रेशो QB। हम इसमें AQ रेशो QB लेके चलेंगे जिसकी कि 2:1 है, यानी कि अब यहां से हम इसको कह देते हैं m1 और इसको कह देते हैं m2। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू m1 that will be 2, x2 that will be 5 plus m2 that will be 1 into x1, x1 is what 2 upon m1 plus m2 यानी कि 1 + 2। तो यहाँ से हमने देखा 2 5 = 10 plus 1 2 = 2/3 that will be 12/3। तो 3 4 = 12। तो यहाँ से हमने देखा कि जो x की वैल्यू मेरे पास 4 आ चुकी है। अब हमें नेक्स्ट निकालनी है y की वैल्यू। तो y के लिए हम क्या करें, m1 y2। तो m1 इज वॉट 2 और y2 कितना है मेरे पास -8 दे रखा है, प्लस m2 इज वॉट 1 और y1 कितना दिया हुआ है 1 अपॉन m1 प्लस m2 1 + 2। सो -16 + 1/2 दैट विल बी -15 अपॉन, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 1 + 2 इज 3। सो 3 5 = 15। सो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है -5। तो यहाँ से जो पॉइंट Q है, पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट मेरे पास आ चुके हैं दैट विल बी 4, -5। तो हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। अगेन द क्वेश्चन इज सेइंग अबाउट कि जो पॉइंट P है, अभी जो पॉइंट P है वो इस लाइन सेगमेंट के ऊपर, जो लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो इसको नोट कर लेते हैं, 2x - y + k = 0, 2x - y + k = 0। भाई सीधी सी बात है, जब कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट पे लाई करता है तो दैट विल बी सेटिस्फाई ऑफ दैट लाइन। तो यानी कि वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब ये क्योंकि जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब x और y की जगह पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे। सो 2 × 3 - y इज वॉट -2 प्लस k = 0। 2 3 = 6 -+ 2 प्लस k = 0। सो k = कितना आ जाएगा -8। सो हेयर इट इज स्टूडेंट, जस्ट यू कैन सी कि जो k की वैल्यू है वो यहाँ से -8 आ चुकी है। सो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन आप इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो बेटा जस्ट यू कैन डू इन द कमेंट बॉक्स। और आप मेरे साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने जो एक्स्ट्रा डाउट्स हैं वो भी वहाँ पे सेंड कर सकते हैं।
So now move on to the next question. Dear student, this is the question number 28. A bag contains 18 balls out of which X balls are red. 18 बॉल्स एक बैग के अंदर है जिसमें से X बॉल रेड है। तो सपोज करो ये बैग है मेरे पास एक, इसके अंदर 18 बॉल्स हमें दे रखी हैं टोटल, और इन 18 बॉल में से X बॉल क्या है, X बॉल है हमारे पास रेड कलर की। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द फर्स्ट पार्ट इज इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड। देखिए क्वेश्चन को करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, X बॉल जो है मेरे पास बैग में रेड है, तो मैं रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। तो रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी दैट विल बी व्हाट, X/18। ठीक है। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द बॉल दैट इज नॉट रेड। नॉट रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी में किसी काम का होना या उस काम का ना होना, उन दोनों को ऐड करके बनाता है। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल्स, नॉट रेड बॉल्स इज इक्वल टू 1 माइनस X/18। so that will be 18 minus X/18. So this is your answer of the first part. Okay students, so now move on to the second part. If two more red ball are put in the bag. अब अगर हम क्या करते हैं, दो रेड बॉल को और बैग के अंदर पुट कर देते हैं, the probability of drawing a red ball will be 9.9/8 times the probability of drawing a red ball in the first case. Find the value of X. So देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले अगर अब की बार हम दो रेड बॉल को और पुट ऑन कर दे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो सेकंड केस होगा उसमें टोटल बॉल कितनी हो गई, टोटल बॉल इज इक्वल टू हो जाएंगे हमारे पास 20। ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द रेड बॉल, जो रेड बॉल की, अब जो हम रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, अब जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी मेरे पास हो जाएगी भाई, पहले रेड बॉल कितनी थी, X थी। ठीक है, दो बॉल हमने डाल दी तो कितनी हो जाएगी, X+2, और टोटल बॉल कितनी है मेरे पास 20 है, तो मेरे पास रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई। But the question is saying that the probability of drawing a red ball will be 9/8 times the probability of drawing a red ball in the first case. तो जो फर्स्ट वाले केस में हमने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली थी उसका 9.9/8 टाइम्स है। तो कैसे करें, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन कह रहा है कि जो अब की बार हमने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली है दैट विल बी 9/8 टाइम्स रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी हमने फर्स्ट केस में निकाली थी। तो फर्स्ट केस में आप देख सकते हैं X/18 आई थी हमारे पास रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो मैंने इसको 9/8 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सो अभी क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके देखिए 4 2 8, 4 5 20। ठीक है। सो X + 2/5 इज इक्वल टू 9X/36, 9 4 36। So X + 2/5 is equals to X/4. Now do the cross multiplication. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 4 × X + 2 is equals to 5X. 4X + 8 is equals to 5X. So 5X minus 4X is equals to 8. 5X minus 4X, X is equals to 8. तो देख सकते हैं जो X की वैल्यू हमसे पूछ रहा था that will be 8. Okay students, so now move on to the next question. So dear student, this is the question number 29. In an acute angle triangle ABC. So बेटा सबसे पहले बात करते हैं acute angle triangle ABC. acute angle का मतलब क्या है, ऐसे एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटे होते हैं उन्हें acute angle बोलेंगे। और acute angle triangle ABC का मतलब क्या है, एक ट्राइंगल ABC है जिसके अंदर तीनों के तीनों एंगल जो है वो 90 से छोटे हैं, that's why it is saying that acute angle triangle. अब आपको कंडीशन दे रखी है sin A + B - C is equals to 1/2 and cos B + C - A is equals to 1/2 to find the angle of A, B and C. तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है उसे हम लेके चलेंगे, sin A + B - C is equals to 1/2। अब हमें पता है कि जो साइन में वैल्यू होती है 1/2 दैट विल बी ऑन द 30 डिग्री। सो सिंपली वी कैन राइट sin 30 डिग्री। अब यहाँ से दोनों तरफ से जब कंपेयर करेंगे तो A + B - C is equals to 30 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से। ओके, नाउ द सेकंड केस इज cos B + C - A is equals to 1/√2. So cos B + C - A is equals to, अब cos में जो 1/√2 वैल्यू होती है वो होती है cos 45 पर। सो यहाँ से हमने देखा B + C - A is equals to कितना हो गया 45 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, सबसे पहले
इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं कर देता हूं ऐड यहां पर। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने से a प्लस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 30 प्लस 45। सो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b प्लस बी इज 2b। 2b इज इक्वल टू कितना आ गया 75 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 75 अपॉन 2, दैट विल बी 2 3 जा 6, 2 7 जा 14.5, सो 37.5 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ b हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है बेटा, एक एंगल की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अभी मुझे एंगल ए और सी की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि वो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल एबीसी है, सो वी नो दैट द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, जिसके अंदर क्या होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट मेक श्योर यू हैव टू बी मेंशन द प्रॉपर रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके बेटा, सो ए बी सी। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, बी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट विल बी 37.5 जो मैंने यहाँ पे रख दिया है, प्लस सी इज इक्वल टू 180। यहां से मैं ए प्लस सी में एक इक्वेशन बना लेता हूं। ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 37.5। सो ए प्लस सी इज इक्वल टू, अब 180 में से मैं इसको माइनस कर देता हूं तो कितना बचेगा 142.5। तो ए प्लस सी में जो इक्वेशन बन गई इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करता हूं, सिंपली इक्वेशन नंबर 1 और 3 इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं। इक्वेशन 1 प्लस 3, अब 1 प्लस 3 दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो 1 क्या है मेरे पास, a प्लस बी माइनस सी प्लस a प्लस सी इज इक्वल टू 30 प्लस 142.5, ये आ गया। ठीक है, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा और B की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, A और A 2A हो जाएगा। तो B की वैल्यू मेरे पास कितनी है 37.5 इज इक्वल टू 30 प्लस, इसको ऐड कर लेते हैं। तो जब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 30 प्लस 142, ये हो जाएगा आपका 172.5 और यहाँ से 2A इज इक्वल टू 172.5 माइनस 37.5। सो 2A इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 5 में से 5 जाके 0 और 12 में से 7 जाके 5, 6 में से 3 जाके 3, 135। सो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 135 अपॉन 2, दैट विल बी 2 6 12, 2 7 14.5। सो A की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। सो A इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 67.5। ओके बेटा, सो नाउ अब हम A की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो कितना हो जाएगा 67.5 प्लस C इज इक्वल टू 142.5। तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 142.5 माइनस 67.5। सो वैल्यू ऑफ C विल बी 5 में से 5 जाके 0, 12 में से 7 जाके बचा 5 और 13 में से 6 जाके बचेगा 7। सो नाउ यू कैन सी द वैल्यू ऑफ C विल बी 75 डिग्री। और बेटा आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो, बिकॉज एक ट्राइंगल था तो आप देख सकते हैं एंगल B, एंगल C और एंगल A, हम तीनों को जब ऐड करेंगे तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तो कितना आ जाएगा, A की वैल्यू है 67.5 और जो B की वैल्यू है दैट विल बी 37.5 एंड द वैल्यू ऑफ C विल बी 75। तो जब आप तीनों को ऐड करोगे तो यहाँ से 180 आ जाएगा। तो इससे हम अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं और हमारा आंसर इससे करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 29 में हमें चॉइस में देखने के लिए मिल रहा है। प्रूव दैट साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए माइनस 10 ए। सो बेटा एक तो मैं आपको ये बता दूं, तो ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का और सीबीएसई 2019 में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आ रहा है, तो आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। और मैं इसका आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ कि आप इसको छोटे तरीके से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को ऑलरेडी साइन कॉस में ब्रेक किया हुआ है। तो जनरली बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करके भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन वे थोड़ा सा लंबा मेथड पड़ेगा। अब देखिए इसको सॉल्व थोड़ा सा छोटे तरीके से हम किस तरीके से कर सकते हैं। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ। सो साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। सबसे पहले क्या करें, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस ए से डिवाइड कर देता हूं। सो लिखेंगे प्रॉपर, लिख के वहां पे एग्जाम में आपको प्रॉपर लिखना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय कॉस ए। तो कॉस ए से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, तो साइन ए अपॉन कॉस ए,
मैं इसको हाथों हाथ सेपरेट कर रहा हूँ यहाँ पे। सो कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, अपॉन नीचे भी मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस ए से डिवाइड कर रहा हूँ, तो साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए एंड प्लस सॉरी माइनस 1 अपॉन कॉस ए। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से, टेन ए माइनस कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन कॉस को मैं यहाँ पे सेक लिख सकता हूँ, सेक ए अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा मेरे पास अगेन टेन ए, कॉस से कॉस कट जाएगा तो +1 और माइनस सेक ए। ठीक है बेटा, अब क्या करें यहाँ से, इसको तो मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, टेन ए प्लस सेक ए -1 अपॉन में टेन ए +1 माइनस सेक ए आपको दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सबसे पहले टेन ए माइनस सेक ए, इसको तो मैंने ले लिया एक साथ, और ये जो 1 है मैंने 1 को अलग कर लिया। अब इससे क्या होगा, ये जो मेरे पास 1 है, तो देखिए किस तरीके से करेंगे, टेन ए प्लस सेक ए -1 अपॉन टेन ए माइनस सेक ए, टेन ए माइनस सेक ए। अब ये जो 1 मेरे को दे रखा है, मुझे 1 के लिए लिखना है, हमें आइडेंटिटी का पता है, टेन और सेक में कौन सी आइडेंटिटी होती है, वी नो वेरी वेल दैट सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, तो यानी 1 की जगह पे मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, टेन ए प्लस सेक ए -1 अपॉन दिस इज एज इट इज टेन ए माइनस सेक ए, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, जिसमें क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। सो सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है बेटा, अब क्या करें, ऊपर एज इट इज चल रहा है अभी टेन ए प्लस सेक ए -1। देखिए आप एक दो स्टेप इसके अंदर मिस भी कर सकते हैं, मुझे एक एक स्टेप एक्सपेंड करके बताना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सो टेन ए माइनस सेक ए, अब आप देखें इसमें कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो सेक ए माइनस टेन ए है, ठीक है सॉरी यहाँ पे हमारा प्लस रह गया था, जो सेक ए माइनस टेन ए है इसमें से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ, बाहर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, सो दैट विल बी टेन ए माइनस सेक ए, और ये है मेरे पास सेक ए प्लस टेन ए। तो क्या करें, नीचे से मैं टेन ए माइनस सेक ए को कॉमन लूंगा, टेन ए प्लस सेक ए -1 अपॉन नीचे की तरफ से मैंने टेन ए माइनस सेक ए को ले लिया है कॉमन। जब इसको मैंने कॉमन लिया है तो यहां बचेगा 1 माइनस सेक ए माइनस टेन ए, ये मेरे पास बचेगा। ठीक है, अब साथ ही साथ एक चीज यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, क्या ऊपर क्या आ रहा है टेन ए प्लस सेक ए -1 और नीचे क्या आ रहा है 1 माइनस सेक ए माइनस टेन ए। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे से एक माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूँ। सो टेन ए प्लस सेक ए -1 अपॉन नीचे से जब मैंने इसमें से भी, मैं दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो मैंने इसमें से भी माइनस कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद सेक ए माइनस टेन ए। ठीक है, और सिमिलरली मैंने इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया है, ब्रैकेट के अंदर ही हम कॉमन लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए -1, ये बन गया। ठीक है, मैंने इसमें से भी कॉमन ले लिया है माइनस को, तो जैसे ही मैंने माइनस को कॉमन लिया तो आप देख सकते हैं नीचे का माइनस से माइनस, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन। सो दिस इज योर राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं, और बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, काफी सैंपल पेपर में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप मेक श्योर अच्छी तरीके से करें। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है। ठीक है बेटा, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So dear student, this is the question number 30. Solve the following pair of linear equations graphically. 6x minus y plus 4 is equal to 0 and 2x minus 5y is equal to 8. तो आपको दो इक्वेशन इसमें दे रखी हैं, and shade the region bounded by the lines and the y axis. आपको रीजन भी इसके अंदर शेड करके दिखाना है। तो बेटा देखो ग्राफ का क्वेश्चन है, देखो बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि जो आपको फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है 6x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0,
तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक छोटी सी टेबल हम लोग बना लेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर पॉइंट फाइंड आउट करने होंगे। अब कितने पॉइंट हम फाइंड आउट करें बेटा, 2 पॉइंट फाइंड आउट कर लो, बहुत है। 2 से ज़्यादा पॉइंट फाइंड आउट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसी से हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सिंपली देखो कि मैं इसमें अगर x को 0 कर दूँ, अगर मैं इस इक्वेशन में x को 0 कर दूँ तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं y की जगह क्या रख सकता हूँ, y की जगह पे अगर मैंने -2 पुट ऑन कर दिया, y की जगह मैं -2 पुट ऑन करता हूँ, तो देखिए क्या आ जाएगा इसके अंदर। जब मैं इसके अंदर -2 पुट ऑन करता हूँ तो 6x माइनस y की जगह मैंने -2 पुट ऑन किया, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो 6x प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 6x इज इक्वल टू माइनस का 6 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1। तो आपने देखा कि x की वैल्यू मेरे पास आ गई -1। सिमिलरली वी हैव टू बी फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेकंड इक्वेशन। तो हम सेकंड इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन मेरे पास है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 8। सबसे पहले इसी तरीके से इसमें भी हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम 2 कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने इसके अंदर y को 0 करना है, मैंने y को 0 कर दिया। देखो y को 0 करना इसलिए आसान है क्योंकि फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 नीचे जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। और साथ ही साथ अब मैं y में यहाँ पे क्या करूँ, y की जगह पे मैं रख देता हूँ यहाँ पे अगर मैं y की जगह पे 2 पुट ऑन करता हूँ, ठीक है, तो y की जगह पे देखो 2 पुट ऑन करने के बाद क्या आ जाएगा, 2x माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। सो 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 18 एंड 2 9 जा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 9 आ गई। तो मैंने दोनों ही इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। नाउ मूव ऑन टू द ड्रॉ द ग्राफ। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने से पहले मैं आपको एक कंडीशन और बताना चाहूंगा, जिसे चाहे तो आप रफ कॉपी में भी कर सकते हैं। हमें ये शॉर्ट आउट करना है कि ये दोनों लाइनें कहाँ पे कट करेंगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, दोनों इक्वेशन को हम पैरेलली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, ताकि फिर हम बाद में उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वाकई में मेरा क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है या नहीं। सो फर्स्ट इक्वेशन जो मुझे दे रखी थी, दैट विल बी 6x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। एंड द सेकंड इक्वेशन इज 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 8। 2x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 8, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन में मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो जब मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी 5 6 30x माइनस 5y इज इक्वल टू 5 4 20, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये तो माइनस कर दिया मैंने, इसको प्लस कर दिया, और ये मेरा साइन चेंज होकर प्लस होगा। तो 5y से 5y कट जाएगा, -30 और +2 माइनस का 28x, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस 20 और 20 सॉरी प्लस 20 और 8 28 हो जाएगा, 28 से 28 कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो जब x की वैल्यू -1 आ चुकी है तो x की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट ऑन करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी मेरे पास, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू को -1 में इसमें पुट ऑन कर देता हूँ, x इंटू -1 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, तो -6 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 माइनस 4, यानी कि माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2। सो हम यहाँ से कह सकते हैं y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो अब इससे क्या हो गया, देखो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से मुझे वो कोऑर्डिनेट मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइन आपस में इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, यानी -1 और -2 पर। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो बनाते हैं ग्राफ। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ग्राफ को ड्रॉ करने की। तो मैंने पहले से ही एक ग्राफ पेपर इसके अंदर अपलोड कर लिया है, उस पर कुछ मैंने नंबरिंग भी कर ली है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले मैंने किस तरीके से ग्राफ पेपर पे आपको नंबरिंग की है। सबसे पहले मैंने एक कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर बना लिया है, और कुछ उस पर मैंने नंबरिंग फॉर्म कर ली है। एक्स एक्सिस जो मेरा प्लस का एक्स एक्सिस है, प्लस की एक्स डायरेक्शन में मैंने 1 से लेकर 9 तक ले लिया है, और जो मेरा माइनस एक्स एक्सिस है वो मेरा -1 से -5 तक आ चुका है। सिमिलरली जो मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस है, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस जो मेरा 1 से लेकर 10 तक है, एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस नीचे की तरफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के बारे में। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो मेरे कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे, दैट विल बी 0,4 -1, -2। तो सबसे पहले मैं 0,4 को प्लॉट कर लेता हूँ, एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 4। तो 0,4 आप देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट मुझे यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। द सेकंड पॉइंट इज -1 एंड -2। एक्स एक्सिस पे -1 मुझे यहाँ मिलेगा, और वाई एक्सिस पे -2 मुझे यहाँ मिलेगा। तो जब मैं दोनों पॉइंट को कॉरस्पॉन्डिंग आपस में ज्वाइन करूंगा तो वो मुझे यहाँ पे
मिलेगा जाकर, -1, -2, ठीक है। सो बेटा अगर किसी को ग्राफ प्लॉट करने में कोई दिक्कत होती है तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको सेपरेट वीडियो की रिक्वायरमेंट है, तभी मैं उसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो की रिक्वायरमेंट को पूरा करूंगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इक्वेशन। द नेक्स्ट इक्वेशन इज 2x - 5y = 8, जिसमें कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 4,0। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 प्लॉट कर लेते हैं। 4,0 मेरा यहाँ पर आएगा, और द सेकंड पॉइंट इज 9,2। एक्स एक्सिस पे 9 तो यहाँ मिलेगा और वाई एक्सिस पे 2 यहाँ मिलेगा। तो जब दोनों को हम आपस में इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो एग्जैक्ट पॉइंट जो आएगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट इक्वेशन में आप देख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का जो पॉइंट था वो था ये वाला, दिस वन 0,4 और -1, -2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इसको लाइन को मीट करा देंगे। सो नाउ दिस इज द लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन जो थी हमारी, ये उसकी लाइन है, दैट विल बी 6x - 5y = -4। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, ठीक है, उसकी लाइन है। सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, 2x - 5y, 2x - 5y = 8। तो उसके लिए मेरे पास जो दो पॉइंट आ रहे थे वो ये रहे, ठीक है। इन दोनों को भी हम आपस में ज्वाइन करा लेते हैं इसी तरीके से। हियर इट इज। तो आप देख सकते हैं दिस इज द इक्वेशन। ये क्या है, ये सेकंड इक्वेशन की लाइन है, दैट विल बी 2x - 5y = 8। ये लाइन है मेरे पास सेकंड इक्वेशन की। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, दोनों इक्वेशन को जब मैंने ज्वाइन किया है तो उन्होंने कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, दैट विल बी -1, -2। और जो हमने प्रीवियस उसमें सबसे पहले मैंने कहा था कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे -1 और -2 आए थे हमारे, तो इसी से हमारा आंसर वेरीफाई हो जाता है कि दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी दैट विल बी -1, -2। ओके बेटा, तो दिस इज द क्वेश्चन जिसको ग्राफ को हमें इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 31। गिवन दैट √5 इज इरेशनल। आपको पहले से बता दिया है कि √5 क्या है, इरेशनल है। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 5 + 2√5 इज इरेशनल। तो आपको प्रूव करना है कि 5 + 2√5 भी इरेशनल होगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आपको पता है कि 5 + 2√5 उसने इरेशनल प्रूफ करने के लिए कहा है, तो हम इसका अपोजिट एज्यूम करके चलेंगे। लेट 5 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसको एक रैशनल नंबर ले लिया है। अब अगर ये एक रैशनल नंबर मैंने इसको ले लिया है तो किसी भी रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 5 + 2√5 = P/Q। तो किसी भी रैशनल नंबर को मैंने P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैंने इसको P/Q की फॉर्म में लिख दिया। एंड वेयर, जहां पर क्या होता है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। एंड P and Q आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है। सो बेटा को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले, कि बेटा को प्राइम नंबर होते हैं जिनका SCF होता है 1, ठीक है। तो ये कोप्राइम है। मैंने इनको जो एज्यूम किया है P/Q की फॉर्म में, वो इस तरीके से एज्यूम किया है कि जो P और Q है वहां पे कोप्राइम इंटीजर्स होंगे। अब यहां से क्या करें, सबसे पहले 2/√5, इस 5 को मैं इधर लेके चला जाता हूं। सो P/Q -5 आ जाएगा, ठीक है। मैंने Q को यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, जिससे आ जाएगा P - 5Q। अब इस 2 को मैं नीचे ले जाता हूँ, √5 = P - 5Q/2Q। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे आप कि जो उसकी राइट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है उसमें P, Q और 5 और 2 ये सब क्या है, ये सब एक नॉर्मल इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर इंटीजर्स हैं तो वो रेशनल हैं। तो P, Q सब के सब रेशनल हैं यहाँ पर। तो रेशनल में से रेशनल को माइनस करेंगे तो रेशनल आएगा, और रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो भी रेशनल ही आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, RHS इज रैशनल। RHS क्या है, वो तो रैशनल है, बट in LHS in left hand side √5 is irrational। लेकिन जो √5 है वो क्या है, इरेशनल है। ऑलरेडी ये चीज गिवन दे रखी है, तो हम लिख भी देंगे ब्रैकेट में कि गिवन है, ठीक है। सो आवर assumption was wrong, our assumption was wrong, our assumption was wrong। So 5 + 2√5 is an irrational, तो यहां से हमने प्रूव कर दिया है कि 5 + 2√5 कैसा नंबर होगा, एक इरेशनल नंबर होगा।
ठीक है बेटा। सो आई होप कि आज की वीडियो सभी बच्चों को क्लियर है। और बेटा अगर आपको स्पेसिफिक कोई टॉपिक की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे सेक्शन सी के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। और जो भी चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।